नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सखी दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपना प्रसिद्ध कार्यक्रम सिटी प्राइड लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, सिटी प्राइड में हम जो हमारे नगर के, किसी भी नगर के, देश के किसी भी शहर के ऐसे संस्थान जो सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, साहित्यिक स्तर पर अपने नगर का नाम रोशन कर रहे हों, ऐसे तमाम संस्थानों की जानकारी, उनका एक परिचय अपने दर्शकों के समक्ष रखना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और ये हमारा एक बहुत प्रसिद्ध, मैंने आप जिससे बताया, ये हमारा बहुत इंटरेस्ट का कार्यक्रम है। तो आज हम जिस संस्था को आपके समक्ष लेकर आए हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इस कानपुर शहर की प्रसिद्ध संस्था है श्यामार्चना फाउंडेशन। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि श्यामार्चना फाउंडेशन जो कि पंजीकृत है, सामाजिक, शैक्षिक और प्रमुख रूप से साहित्यिक गतिविधियों में लिप्त है। आपके संस्थापक इस शहर के प्रसिद्ध कवि एवं शिक्षक डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जी हैं। इस संस्थान की जो सचिव हैं वो डॉक्टर रेखा अवस्थी जी हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुशल गृहिणी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप जो अपने क्षेत्र के तमाम ऐसे बालक, बालिका, महिला, पुरुष जो कि निरक्षर हैं और जिनमें शिक्षा को ग्रहण करने की एक अलग है, आप उनके बीच ये शिक्षा का अलग जगाती हैं, उनके बीच में जाती हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के तमाम संसाधन उपलब्ध कराती हैं, बिना किसी भी और की वित्तीय सहायता के लिए। ये सब आप स्वांतः सुखाय और केवल साक्षर भारत के लिए करती हैं कि भारत भी साक्षर बन सके। ये जो पुनीत कार्य आप कर रही हैं रेखा अवस्थी जी, संस्थान हमारा जो सखी दुनिया है वो इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता है। आइए मैं परिचय कराता हूँ अपने स्टूडियो में जो संस्थान के अधिकारीगण बैठे हुए हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारे स्टूडियो में श्यामार्चना फाउंडेशन के दो अधिकारीगण मौजूद हैं। संस्थान के जो संस्थापक हैं डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रदीप अवस्थी जी अपने इस छोटे से स्टूडियो में। और उम्मीद है कि आज हमारे जो दर्शक हैं वो श्यामार्चना फाउंडेशन के बारे में बहुत सारी जो बारीक चीजें हैं, कहीं बहुत सारी बातें होती हैं जो आपसे जानेंगे। और साथ में ही मैं स्वागत करता हूँ संस्थान की सचिव डॉक्टर रेखा अवस्थी जी का। दो बातें होती हैं मित्रों, एक तो जो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो वैसे भी बिना सचिव के संभव नहीं। सचिव, महामंत्री, ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण पद है और किसी संस्थान को चलाने के लिए भी जो सचिव होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। और वैसे भी मैं व्यक्तिगत जीवन में जानता हूँ कि डॉक्टर रेखा अवस्थी जी डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जी की भार्या हैं। तो वैसे भी मैंने जैसा कहा कि पुरुष के सफलता के पीछे एक नारी का जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो होती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूँ कि बिना डॉक्टर रेखा अवस्थी जी के, प्रदीप अवस्थी जी का जो एक कदम है वो भारी ही होगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ और ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने इस स्टूडियो में। और डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जी के पास चलता हूँ कि महोदय आप बताइए कि संस्थान तो बहुत सारे हैं, कानपुर में भी बहुत सारे हैं, इस देश में भी बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, साहित्यिक संस्थान भी चल रहे हैं, सामाजिक भी चल रहे हैं, शैक्षिक भी चल रहे हैं। तो आपके मन में ये परिकल्पना कहाँ से आई कि एक संस्थान बनाना चाहिए? फिर आपने एक नाम भी तय किया, फिर उसका कुछ कार्य क्षेत्र भी तय किया। तो इसकी एक जो संकल्पना आपके दिमाग में आई, क्या है, कैसे है, किस तरह की, मैं आपके ही मुंह से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम नमस्कार डॉक्टर राजीव मिश्र जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और इस संस्था की संकल्पना के पीछे ये भाव था कि मेरी मम्मी श्यामा अवस्थी जी और मेरी अनुज बधू अर्चना अवस्थी जी दोनों अध्यापिका थी। और किन्हीं कारणोंवश उनको समस्या हुई, दोनों लोगों को कैंसर हुआ और दोनों लोगों की कैंसर से ही मृत्यु हुई और दोनों लोग अध्यापिका थी। तो उनके ना रहने के बाद मेरे मन में एक दिन यूं ही विचार आया कि दोनों लोग कलम के सिपाही थे। हमारी माता जी श्यामा अवस्थी जूनियर में अध्यापिका थी और मेरी अनुज बधू डीजी डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग में सेल्फ फाइनेंस में प्राध्यापिका थी। अच्छा।
जी, तो दोनों लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई। तो उसके कुछ समय पश्चात मुझे लगा कि इनके किए हुए कार्यों को, इनकी की हुई शैक्षणिक सेवा को हमें और आगे विस्तार देना चाहिए। जी। तो हमारी पत्नी से हमारी बात हुई, तो दोनों लोगों के नामों को मिला के श्यामा और अर्चना को मिला के हमने श्यामा अर्चना फाउंडेशन का एक स्वरूप दिया। और उसको 2018 में हमने इसकी संकल्पना की और 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न शैक्षणिक कार्य, सामाजिक कार्य, साहित्यिक कार्य करते रहते हैं। और इस संस्था की सचिव हमारी पत्नी डॉक्टर रेखा अवस्थी जी हैं। इसके अध्यक्ष हमारे अनुज निरंजन अवस्थी जी हैं। संरक्षक हमारे बड़े भाई हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग साल में 4-5 गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और मम्मी की स्मृति में और अनुज वधू की स्मृति में एक बड़ा सम्मान समारोह प्रदेश के, शहर के विभिन्न संस्थानों के लोगों का करते हैं। जैसे कि अभी मई में एक प्रस्तावित है। तो इस तरह से कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, कलम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्षेत्र के जो निरक्षर लोग हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो उनको अपने कार्यालय में, अपने आवास में हम दोनों लोग प्रति रविवार 10 बजे से 12 बजे तक निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। उनको शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। उनके साथ हम लोग जलपान भी ग्रहण करते हैं जगह पर बैठकर। तो ये छोटा सा अपना प्रयास है कि अपने कम से कम क्षेत्र के लोग हैं तो कोई भी निरक्षर ना रहने पाए। और जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं अपने पॉकेट से ही करता हूँ। कोई किसी से सहायता नहीं लेता हूँ, ना किसी तरह की सरकारी वित्तीय सहायता में लेता हूँ, ना किसी रिश्तेदार या न किसी कोई मेरा वो नहीं है, सदस्यता वगैरह कुछ नहीं है। जो बन पड़ता है मैं अपने से ही करता हूँ। तो क्या आगे कोई ऐसी योजना है कि जब आप सरकार के पास जाएं और कहें कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं और हमें कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? नहीं, अभी मेरा इस तरह की कोई मेरी योजना नहीं है क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और मुझे थोड़ा सा दूर अध्यापन कार्य हेतु जाना पड़ता है। समय का थोड़ा सा मेरे पास अभाव है। जी। बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा आपने बताया कि बहुत आपने कार्यक्रम भी कराए, वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। और आपने अभी मुझे बताया कि आप वर्ष में एक एनुअल फंक्शन भी कराते हैं, वार्षिक फंक्शन भी कराते हैं। उसके बारे में बताइए कि क्या उसकी रूपरेखा है और अब तक कितने जो है वो आप करा चुके, किन लोगों को सम्मानित किया आपने? मैं 2018 से लगातार वार्षिक मम्मी की पूर्ण स्मृति में, अनुज वधू की पूर्ण स्मृति में 2018 से लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो उसमें जो मेरा पहला कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में केटी महाविद्यालय के जो संस्कृत की विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य डॉक्टर विजय लक्ष्मी त्रिवेदी जी, अवधि संस्थान बाराबंकी के डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, और कानपुर से वरिष्ठ कवयित्री एवं गीतकार डॉक्टर नारायणी शुक्ला जी, और डॉक्टर शीतल वाजपेयी जी, उन्नाव से तिवारी जी, और अन्य लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। और अभी इन विगत वर्षों में 2020 में मैंने कोरोना काल में नहीं किया, 2021 में भी कार्यक्रम किया है। तो उसमें डॉक्टर अजीत सिंह राठौर जी और सीकर जी और प्रमिला पांडे जी। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँ, प्रतिवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे नगर की 2 प्रतिष्ठित महिलाओं को जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनको भी सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। तो वो कार्य भी हम दोनों लोग मिलकर के करते हैं। जी। तो बच्चों को पढ़ाना, निरक्षर बच्चों को जो है वो सामग्री उपलब्ध कराना और अपने आवाज पे बुलाकर उनके साथ जो है अपने समय बिताना, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपने बताया कि आप एक शिक्षक भी हैं। जी। तो अपने बारे में भी, डॉक्टर प्रदीप अवस्थी के बारे में भी हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन परिचय है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक की आपकी शिक्षा है, और पीएचडी आपने करी है मुझे पता है, तो पीएचडी किस विषय में है, क्या है आपका? अब अपने बारे में क्या बताऊँ? मेरा ग्रेजुएशन है वो बीएससी है और मैंने ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर से किया। उसके बाद मेरा हिंदी से एमए क्राइस्ट कॉलेज से हुआ, बीएड मेरा डीपीएस कॉलेज से, और मेरा डिस्टेंस एजुकेशन से एमबीए है वो लखनऊ से लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट से हुआ। मेरा फिलॉसफी से एमए है
और पीएचडी मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से किया जी। तो जो मेरा पीएचडी का विषय था जी, तो वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, इनके पूर्वज थे मांडा के राजा। अच्छा। तो उन्होंने विश्व की एक सबसे बड़ी रामायण लिखी थी, मांडा रामायण, या पूरी रामायण का जो मौलिक नाम है सिद्धांतोत्तम रामखंड अवधि महाकाव्य। अच्छा जी। तो उस पर मैंने शोध कार्य किया जी, और उसका वो शोध कार्य करने के पश्चात 2013 में वो अवार्ड हुआ और उसका शोध प्रबंध मेरा प्रकाशन भी हुआ। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया बात है। एक पुस्तक आपके समक्ष रखी हुई है, मुझे लगता है कि वो मैं अपने दर्शकों को उसका कवर जरूर दिखाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा भी कि अगर वो मुझे भी पढ़ने के लिए मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो हाँ, मैं इसको जरूर लेना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद मित्रों। ये पुस्तक आप जैसा देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। रामखंड अवधि महाकाव्य में धर्म और साधना का स्वरूप, डॉक्टर प्रदीप अवस्थी द्वारा रचित है, लिखित है, ये लिखा गया है। ये आपको पीएचडी का जो शोध प्रबंध है, ये इसका जो है पुस्तकाकार। बहुत अच्छी बात, बहुत बधाई आपको। और मैं एक चीज सोच रहा था कि ये शिक्षण के साथ, गृहस्थ जीवन के साथ, एक कवि होने के साथ इतना सब कैसे कर लेते हैं आप? लेकिन आपने खुद ही बता दिया कि फिलॉसफी, फिर एमबीए, फिर बीएससी और हिंदी, तो ये जो इतने सारे जो आपने मतलब पहले बीएससी किया, फिर हिंदी से एमए किया, फिर आपने एमबीए भी कर लिया, फिर फिलॉसफी से भी आपने एक डिग्री हासिल करी और पीएचडी तो आपके समक्ष है ही। तो ये आपकी बहुमुखी प्रतिभा का ही एक स्वरूप है, जिससे आप इस श्यामार्चना फाउंडेशन जो संस्थान है इसको कुशलता पूर्वक जो संचालित कर पा रहे हैं। उसके पीछे मुझे अब सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपने स्वयं हमारे दर्शकों को बताया कि आपकी जो प्रतिभा है वो वाकई बहुमुखी है। मैं भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपको एक बहुमुखी प्रतिभा के शोध मिली है, डॉक्टर साहब जो है वो आपको प्राप्त हुए हैं। मैं आप दोनों लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपके कवि रूप का भी परिचय जानना चाहता हूँ कि कविता का जो है वो कविता से प्रेम कब हुआ, क्योंकि बीएससी कर रहे थे, फिर आपने जो है वो बताया कि हिंदी से आपने एमए किया, फिर पीएचडी की, तो काव्य लेखन में कब आया? ये 12-14 साल पुरानी कहानी है। अच्छा, तो भाभी जी को देख के कविता लिखनी शुरू किया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो 12-14 साल पुरानी आपने लिखी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा परिचय शिवाला के डॉक्टर बद्रीनारायण तिवारी जी से पीएचडी के दौरान हुआ। उनका मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। शोध कार्य के दौरान उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, अनेक पुस्तकें भेंट की, अनेक पुस्तकें मुझे उन्होंने अध्ययन के लिए प्रदान की। तो उस दौरान एक गंगा दशहरा पड़ता है जेठ के महीने में जी, तो उन्होंने कहा प्रदीप मेरे साथ चलोगे? हमने कहा जी दादाजी, लेकिन मुझे तो कोई कविता या कुछ इस तरह का कहना लिखना पढ़ना कुछ आता नहीं, मैं तो शोधार्थी हूँ। क्या तुम चलो, सब माँ गंगा की कृपा रहेगी तो सब हो जाएगा। तो किन्हीं कारणों वो अचानक स्वस्थ हो गए और वो नहीं जा पाए, तो उनके प्रतिनिधि बतौर मैं बिठूर गया। वो ताकिया टोपे के प्रपौत्र विनायक राव टोपे जी, या हो सकता है नाम विस्मृत हो रहा है मुझे, तो उनके आवास में गया गंगा जी के किनारे। तो वहाँ शहर के अनेक वरिष्ठ कवि लोग और कवित्रियाँ मौजूद थी, उनके बीच में अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैं किनारे बैठा, लेकिन जिनके यहाँ आयोजन था वो आयोजन करता मुझे, नहीं आप मेरे लिए सम्मानीय, आप भी आइए मंच पर बैठिए। उन्होंने बाकायदा मुझे लिफाफा दिया और एक अंग वस्त्र प्रदान किया। तो पता नहीं वहाँ से माँ की क्या कृपा हुई, माँ गंगा का आशीर्वाद मिला, मेरी माता जी का आशीर्वाद मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, कि वहीं से थोड़ा थोड़ा अंकुरण हो गया मुझे। तो बस वहीं से कुछ लिखने लगे। लेकिन वहाँ से जो पहली कविता चली तो फिर रुकी नहीं और कई कविताओं में बदल गई। ये जानकारी है कि आज तो आपके काव्य संग्रह भी निकलने वाले हैं और एक किताब मैं आपके पास और देख रहा हूँ आपकी जी इस डेस्क पे रखी हुई है, और ये बाल काव्य संग्रह है। मुझे ऐसी ये मैं आपको भेंट करना जी, बहुत बढ़िया। हम आपके बच्चे भी हैं, प्यारे बच्चे, न्यारे बच्चे। ये मेरा पहला काव्य संग्रह बच्चों के लिए है, प्यारे बच्चों न्यारे बच्चों। क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ तो मुझे बच्चों बुजुर्गों से बहुत लगाव है और मैं उनके लिए जो भी मुझे बन पड़ता मैं कर रहा हूँ और भविष्य में करता रहूंगा। और जो भी सरकार बच्चों को सुविधाएं दे रही है विद्यालयों में, उसके अलावा भी जो मुझे लगता है कि बच्चे से कोई बच्चे मेधावी है, उनके पास जो भी चीजों का अभाव है, जितना मेरी पॉकेट से बन पड़ता मैं उनके लिए करता हूँ। और बच्चे खुशी उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और मुझे बच्चे बहुत पसंद है और बहुत मुझे लाइक भी करते हैं। तो इस तरह से, और मेरा दूसरा काव्य संग्रह बच्चों के लिए भी वो इसी माह आ जाएगा समाचार जी। वो उसका शीर्षक है खेल खिलौने वाली आई। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। और
मुझे लगता है कि बच्चे इन कविताओं को पढ़ेंगे। और जैसा आपने खेल खिलौने वाली आई, ये तो मतलब सुन के ही कौतूहल हो रहा है कि इसको पढ़ना चाहिए। तो बड़ों के लिए हम लोग के लिए कुछ दिखाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत काम चलता रहता है कभी कभी। स्वांता सुखा के लिए लिख लेता हूँ मैं, कोई मंची कभी नहीं, बस अपनी मन मस्ती के लिए लिख लेता हूँ। तो ये तो मुझे मैं भी सुनूंगा, अपने दर्शकों को भी जरूर एक आध कविता जरूर सुनाऊंगा। और भाभी जी तो सुनती ही रहती हैं, हालांकि भाभी जी के ऊपर भी आपने जो है भाभी जी को समर्पित एक कविता लिखी है, ये मैं डालता हूँ। मैंने अपनी शादी की सालगिरह पर एक कविता लिखी थी, आप लोगों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। जी, भाभी जी ने दिया कि नहीं? उनका सहयोग तो मिलता ही रहेगा। तो वो कविता भी हम अभी थोड़ी देर में सुनते हैं। चलते हैं अपने परिवार की ओर कि ये जो आप लोग इतना कर लेते हैं, कार्यक्रम करते हैं, काव्य गोष्ठी करते हैं, हर संडे को आपने बताया कि आप जो है बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो अपने बच्चों के लिए भी समय निकाल पाते हैं अपने परिवार में? और थोड़ा सा बताइए परिवार में लोग पढ़ते हैं। जी, मेरे परिवार में मेरे एक बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, 2 बड़ी बहन जी। लेकिन मेरे जो छोटे भाई हैं, जो संस्था के अध्यक्ष भी हैं, उनसे मुझे बहुत सहयोग मिलता है। और मेरी बड़ी बहन पूर्णिमा मिश्रा जी हैं, वो इस समय उदयपुर में हैं, तो उनका भी मुझे बहुत भावनात्मक एवं अन्य तरीके का सहयोग प्राप्त होता है। जी। और ये बच्चे भी दोनों, जब कार्यक्रम होता है तो तन मन से लगे रहते हैं सबको। बच्चों का नाम भी मैं जानना चाहता हूं। मेरे बड़े बेटे का नाम सौरभ अवस्थी और छोटे बेटे का नाम कार्तिकेय अवस्थी। जी, अभी तो बताना चाहता हूं कि केवल आप दूसरों के बच्चों को ही आगे बढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि आपके बच्चे भी स्वयं में बड़े मेधावी हैं। आपका बड़ा बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा है, और मेरे ख्याल से वो ला महाविद्यालय में BA कर रहा है, 3rd सेमेस्टर। जी जी जी। और छोटा बच्चा भी 12वीं कर रहा है। जी। तो ये किसी भी इंसान की जो सफलता होती है वो खाली एक क्षेत्र में ही नहीं होती है। लेकिन डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जी ने तो इससे पहले बताया कि उन्होंने तो पढ़ाई में भी विविधता रखी, आपने विविध आयाम, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ इतने दिनों से जानने के बाद भी आज मुझे जानने को ये मिल रहा है कि आप जो डिग्रियां हैं उनमें इतनी विविधता है, तो आपके जो स्वरूप में जो आपकी सफलताओं की विविधता होगी वो निश्चित रूप से बहुत ही आगे जाएगी भी, अभी तो जानी भी है, और यहाँ तक तो आप तक पहुंचे ही हैं। खैर, चलते हैं अपने संस्थान की ओर, और ये जानना चाहते हैं कि संस्थान की जो आगामी योजनाएं हैं जिन पे आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ और भी मन में इच्छा होगी कि ये करेंगे, अभी आगे करेंगे। कोरोना जैसा एक टाइम सब समस्त समाज की ओर गया है, जहाँ पे हम लोग जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें अधूरी रहेगी। आपने भी कहा कि एक वर्ष आपका भी जो है वो कोरोना में हम लोग भी घर में रह गए, तो वो कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो आगे ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? मेरा मई के अंतिम सप्ताह में एक जो वार्षिक कार्यक्रम होता है वो प्रस्तावित है जी। तो उसकी रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है, और बस उसको फाइनल टच देना है, तो वो कार्यक्रम होना है जी। उसके बाद फिर बच्चों के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा कार्यक्रम करें। उनके जो बच्चे मेधावी हैं यूपी बोर्ड से या फिर अन्य बोर्डों से, हाई स्कूल और इंटर में जो हिंदी में सर्वोच्च अंक लाते हैं, उनको भी सम्मानित करने की, उनको भी प्रोत्साहित करने की योजना है मेरी। अगली बार से मैं करूँगा। ये काव्य से अलग होगा जी, ये काव्य से अलग होगा। मेरा क्षेत्र साहित्यिक भी है, शैक्षिक भी है और सामाजिक। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप तीनों। और जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूँ, क्योंकि स्वांता सुखाए के नहीं बिल्कुल, और क्या है वो किसी को दिखाने के लिए जो काम किया जाता है, मित्रों, मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि वो बहुत दिन तक नहीं चलता। वही काम जो हमारा नेचुरल होता है, हमारा प्राकृतिक हमारे भीतर का होता है, वही काम आगे जाता है। मैं बहुत ढेरों आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और एक कविता तो जरूर सुनना चाहता हूँ जैसा आपका आदेश। जी बिल्कुल। कौन सी सुनाए आप ही बता दीजिए। अब भाई भाभी जी सामने बैठे हैं, तो सोचते हैं भाभी जी के ऊपर ही कविता। भाभी जी आप कुछ अपना आशीर्वाद देंगी हमें? देखिए, मैंने अपने शादी की सालगिरह पे कविता पूर्व संध्या पर समर्पित की थी आपको। वो मैं जैसा कि आप आदेश अपने मित्रों को भी साझा करना चाहूँगा। सुनिए। पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई। क्या बात। पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो,
कितना पावन पल था जिसमें मैंने तुमको पाया, कितना पावन पल था जिसमें मैंने तुमको पाया। पुनर्जन्म का पुण्य कर्म ही फलीभूत हुआ है। पुनर्जन्म का पुण्य कर्म ही फलीभूत हो आया। और मेरी आंखें जब तक सूरज उगता ढलता देखे, मेरी आंखें जब तक सूरज उगता ढलता देखे, तुमको तब तक रहना है बनके मेरी छाया। बिल्कुल, तुमको तब तक बनके रहना है मेरी छाया। और मैं आना तुम मेरी पाई पाई हो। बदल गई है दुनिया जब से आई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो। और अगली पंक्तियां देखें। तुलसी के पौधे जैसे घर को पावन करती हो, तुलसी के पौधे जैसे घर को पावन करती हो। और जुल्फों की बदली से हर दिन को सावन करती हो। क्या बात, जुल्फों की बदली से हर दिन को सावन करती हो। और तन का गंगा तट कर देती हो मुझे समर्पित। और मन से मन का मेल मिलाकर वृंदावन करती हो। क्या बात है, मन से मन का मेल मिलाकर वृंदावन करती हो। अब तो मेरे दो बच्चों की माँ बदल गई है दुनिया जब से आई हो। और देखिए इनका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा है कि मैं हंस दूं तो होंठ तुम्हारे हंसने को तत्पर हूँ, मैं हंस दूं तो होंठ तुम्हारे हंसने को तत्पर हूँ। मैं रोऊं तो हाथ तुम्हारे मेरी आंखों पर हूँ, मैं रोऊं तो हाथ तुम्हारे मेरी आंखों पर हूँ, मैं रोऊं तो हाथ तुम्हारे मेरी आंखों पर हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरे मौला पूरी कर दे, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरे मौला पूरी कर दे। दोनों को विश्वास हमेशा अपनी बातों पर, क्या दोनों को विश्वास हमेशा अपनी बातों पर हो। और मेरे दिल के जख्मों की तुम ही तुरपाई हो, मेरे दिल के जख्मों की तुम ही तुरपाई हो। बदल गई है दुनिया जब से आई हो, पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो। बदल गई है दुनिया जब से आई। क्या बात है, वाह। बदल गई है दुनिया जब से आई हो, पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो। वो दिन की जरा जिक्र कर दीजिए जिस समय आप आई थी, तो हमारे घर से ज्यादा बिल्कुल जी। मेरा विवाह सन 2000 में हुआ था। अच्छा, 23 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष, मतलब बाल विवाह कह सकते हैं। जी, तो बहुत 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 बधाई आपको। और बाकी आपके आने से डॉक्टर साहब की दुनिया बदल गई, क्योंकि इसके बाद बच्चे आगे बढ़े, संस्थान आगे बढ़ा, बहुत कुछ जो सामाजिक रसूख था वो आगे बढ़ा। क्योंकि अब दो लोगों का जब भाग्य मिलता है, जब दो लोगों के कार्य और दो लोगों के मन बनते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता उनसे दूर नहीं होती है। खैर डॉक्टर साहब, बहुत कुछ हम लोग समाज में देख रहे हैं। आप बेसिक शिक्षा में जो है वो शिक्षक हैं, तो बच्चों से आपने कहा कि आपका बहुत लगाव है। एक समाज शास्त्री, एक जो साहित्य होता है, साहित्यकार होता है, वो यूं भी एक समाज शास्त्री होता है। ऐसे ही पूछा हो कि कुछ बदलाव देख रहे होंगे आप समाज में, या कुछ आपके दिमाग में होगा कि समाज में कुछ इस तरीके का चेंज होना चाहिए, शैक्षिक या साहित्यिक? ऐसा शैक्षिक में बात करता हूँ। देखिए बहुत परिवर्तन आया है जी, बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग भी जो चीजें नहीं सोच रहे थे वो चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। हाँ। जैसे हम लोग हाईटेक चीजें कर रहे हैं, तो हाईटेक से पहले हमें मूलभूत सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि एक भौतिक परिवेश जो होता है विद्यालय का, वो बहुत आकर्षित करता है। तो सरकार को ये चाहिए कि जैसे जिन स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, अब आप बायोमेट्रिक लगा रहे हैं या टैबलेट दे रहे हैं, वो सब चीजें ठीक है, वो भी आवश्यक है, हम ये नहीं कहते, कोई आलोचना नहीं है। लेकिन उनसे पहले हमको बच्चों के लिए हर जूनियर स्कूल में कम से कम एक कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यायाम, आप खेल का सामान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जूनियर स्कूलों में 10,000 रुपये वार्षिक सामान आता है, प्राथमिक विद्यालय में 5,000 रुपये का खेलकूद का सामान आता है, लेकिन व्यायाम के शिक्षक नहीं है, तो सामान ऐसे ही पड़ेंगे। या बच्चे जानकारी के अभाव में, अब एक एक दो शिक्षक हैं, वो गणित पढ़ाएं, विज्ञान पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं, इतिहास पढ़ाएं, भूगोल पढ़ाएं, ये कंप्यूटर पढ़ाएं कि खेलकूद करें। भाई एक चीज एक बार मैच हो तो नहीं हो सकता। तो सरकार को चाहिए कि वो एक अगर व्यायाम जी खेल की दिशा में हमको बच्चों को आगे ले जाना है और तकनीकी दिशा में आगे ले जाना है, तो कंप्यूटर एवं व्यायाम के शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। और हमको फर्नीचर जरूर, अब बच्चे आते हैं आजकल देखते जरा से दो कमरों के स्कूल खुले, लेकिन उनका भौतिक परिवेश अच्छा है, बढ़िया लाल पीले नीले बने हुए, तो लोग आकर्षित होते जाते हैं। लेकिन सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, पुस्तकें निःशुल्क दे रही, जूते मोजे दे रही, बैग दे रही, किताबें दे रही, और भोजन की
उत्तम भोजन की व्यवस्था है, हफ्ते में 1 दिन फल मिलता है, हफ्ते में 1 दिन दूध मिलता है, मैं खुद अच्छे से बंटवाता हूँ। लेकिन अब क्या है कि जाड़े का मौसम है, जूते मोजे स्वेटर पहन के आए, दरियों टाट में चटाई में बैठ रहे, तो वो थोड़ा मुझे उचित नहीं लगता। तो मेरे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से निवेदन है कि सर्वप्रथम फर्नीचर की प्रत्येक विद्यालय में व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को छेड़ा भी था कि एक शिक्षक तो होने के साथ साथ एक समाजशास्त्री और एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो बिना किसी सहायता के बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए। तो उन तमाम सहायताओं को जो अगर मित्रों, मैंने यह प्रश्न इसलिए डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब एक शिक्षक होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक संस्थान चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में हैं, जिनका उत्तर आप ढूंढते हैं। आपने देखा कि उन्होंने बताया कि वो बहुत सारी जो सेवाएं हैं, बहुत सारे जो काम हैं समाज सेवा के, वो खुद अपने ही पैसों से करते हैं बिना किसी सहायता के। लेकिन ऐसे में उनके दिमाग में जरूर है कि अगर स्कूल में फर्नीचर की भी व्यवस्था हो जाए, कुछ और चीजें हैं जिनकी व्यवस्थाएं हो जाए, तो चीजें और अच्छे से अच्छी होती जाएगी। और मेरा भी मानना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान देगी तो चीजें होंगी। बस एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मेरी 2 लाइनें मुझे याद आती है कि बोलो अगर सबको जीना है सर उठाकर, वरना नहीं रह पाएंगे आजादी हम बचाकर। तो अगर कहीं भी कोई कमी दिखाई दे रही है, हम बोलेंगे तो सरकार सुनेगी भी, या तमाम लोग जिम्मेदार लोग सुनेंगे। एक प्रश्न और डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में आता है कि जब आपने कंप्यूटर की बात करी, जब आपने गैर शिक्षक की बात करी, तो एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि क्या गांव में निरंतर जहाँ पे स्कूल होते हैं बेसिक शिक्षा के, तो क्या वहाँ पे बत्ती की उतनी सुलभता है, बिजली की सुलभता है? क्योंकि मान लीजिए वहाँ पे कंप्यूटर आ जाए, जैसे अभी कोरोना काल में हमको ऐसे तमाम बच्चों ने कहा कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षा तो ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं, हमारे पास बिजली की सुविधाएं नहीं, हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। तो जहाँ एक दुनिया जो है वो करोड़ों मिट्टी में, ये एक स्लोगन है, लेकिन वहाँ के लोग, क्योंकि अभी भी एक भारत तो ग्रामीण बस ही रहा है, तो क्या ऐसी भी इस दिशा में भी कुछ काम होना चाहिए? नहीं सर, विगत वर्षों में सरकार ने बहुत अच्छा बिजली व्यवस्था के प्रति कदम उठाया और काफी सुधार हुआ। मेरे देखते देखते काफी सुधार हुआ है, और लगभग हर विद्यालय में, हर गांव में बिजली की व्यवस्था है, हर विद्यालय में बिजली का कनेक्शन है। और हमारे यहाँ भी जैसे जो वर्ष में एक फिक्स अमाउंट आता है विद्यालय के अनुदान के, मतलब सहायता के लिए, तो ज्यादातर स्कूलों में अब टीचर्स ने स्मार्ट टीवी खरीद रखा है, बच्चों को उसमें शैक्षिक गतिविधियां दिखाई जाती हैं, हम भी खरीदने वाले, पैसा आया हुआ है, और बिजली की काफी व्यवस्था सुधरी। लेकिन और जहाँ नहीं है, तो जैसे कभी चली आती है, तो बहुत से लोगों ने सोलर पैनल भी गांव में काफी अच्छा, सरकार सब्सिडी देती है जी, तो इन सब पे भी काम हो रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, एक बढ़िया सर्टिफिकेट सरकार को मिला है कि काम हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो जल्दी ही हो जाएगा। खैर डॉक्टर साहब, आप साहित्यिक गतिविधियों में हैं, आप लगातार समाज की और जो शहर के साहित्यकार हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो शहर के साहित्यकार और जो शहर का साहित्य है, इस विषय में भी कुछ बात करना चाहते हैं? जी, मुझे जब से मैं आया हूँ तब से मुझे बड़ा स्नेह मिल रहा है, तो जिनसे मुझे स्नेह ले रहा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका नाम लूं। जी, तो सर्वप्रथम मुझे सबसे पहले स्नेह मिला नगर की प्रख्यात, सुविख्यात और बड़ी विदुषी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, एक कॉलेज में प्राचार्य हैं डॉक्टर नारायणी शुक्ला जी। जी, बहुत चर्चित नाम है। जी, उनका मुझे हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा है, और आज भी मिल रहा है। और दूसरा नाम है डॉक्टर अजीत सिंह राठौर डुल्ले जी का, तीसरा नाम है डॉक्टर प्रमिला पांडे जी का, और जो हमारी एक बहन है, इस समय बाहर रहने की कारणवश, डॉक्टर शीतल वाजपेयी का। उन्हें मुझे अपनी सभी बहनों से ज्यादा उनका मुझे स्नेह और उनका उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और मेरे 2 छोटे भाई हैं, अंशुमन दीक्षित हैं, अमित ओमन हैं, और आप मेरे भाई हैं, और आपकी धर्मपत्नी, उनका भी मुझे सहयोग मिलता रहता है, तो मुझे बड़ा स्नेह मिलता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर आपके अनुमति तो मेरे ऊपर आरोप भी लगता है कि आपका तो गुट है, आपका तो कहने, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन कहते हैं आप तो अपने गुट में जाते हैं, आप तो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, बहुत स्वच्छंद स्वभाव का हूँ, बहता पानी हूँ, और जिसने मुझे स्नेह से बुलाया, स्नेह से आदेशित किया, मैं उसके आदेश से जाता हूँ। अब जहाँ सूचना ही नहीं होती है, तो वहाँ कैसे कोई जा सकता है? और मैं पहले, मेरे लिए पहला दायित्व मेरे जो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है शिक्षा देना, तो मेरे स्कूल के प्रति मैं पहले मेरे विद्यालय का काम, उसके बाद मेरे परिवार का, फिर तीसरी वरीयता पे अन्य गतिविधियां आती है। लेकिन अब कौन
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं है। सबका सम्मान करता हूँ। मेरे घर सब लोग आते हैं, मुझे स्नेह देते हैं। कानपुर का ऐसा कोई नहीं है जो मेरे घर ना आता, मुझे स्नेह ना देता, मुझे आशीर्वाद ना देता। और उसमें मेरी परम सहयोगी मेरे धर्म पत्नी है। जी नहीं वो तो बिल्कुल ऐसा है, डॉक्टर को घर भी जाना है, इसलिए जो है वो इसलिए जो है परम सहयोग की जो अभिव्यक्ति है वो करनी होगी आवश्यक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रेखा अवस्थी जी, उनके जो मनोभाव है, जो उनका सहयोग है संस्थान के प्रति, जो उनका भाव है नगर के साहित्यकारों के प्रति, वो हम नहीं कहेंगे, बल्कि अगर आप एक एक साहित्यकार से जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई श्याम आसरा फाउंडेशन में वो क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ कविता पाठ के अतिरिक्त जो भाव मिलता है वो बहुत विनम्र होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अपनापन का एक भाव लिए होता है वो परिवार। इसलिए मैं तो पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ मित्रों कि हम साहित्यकार एक नॉन कंट्रोवर्शियल व्यक्ति होते हैं। हमारा काम समाज का दर्पण बनना है, समाज की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको किसी न किसी रूप में समाज के समक्ष रखना है। और डॉक्टर प्रदीप अवस्थी जो मन के इतने सरल हैं, जो रामखंड अवधि महाकाव्य में धर्म और साधना का स्वरूप खोजते हैं, जो प्यारे बच्चों न्यारे बच्चों नामक बाल कविता संग्रह लिखते हैं, जिनकी एक अभी बाल कविता संग्रह और आने वाली है, ऐसे व्यक्ति से किसी का नाराज होना ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। ये तो कुछ लोग जो आपने बात कही, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इन बातों पे हमको नहीं जाना है, वो तो लोग कहते ही रहेंगे। खैर बहुत अच्छी सी मुलाकात हुई आपसे। श्याम आसरा फाउंडेशन के जो अधिकारीगण हमसे यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये फाउंडेशन, ये जो संस्थान है, ये नगर की गतिविधियों को देश के स्तर पर लेके जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएगा और एक दिन बहुत बड़ा संस्थान बनने वाला है, बहुत से लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर एक नए सिटी प्राइड के अंतर्गत संस्थान को लेकर अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। और यदि आपके आसपास भी कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हो, कुछ ऐसे संस्थान हो जिनको समाज के समक्ष लेके आना है, तो शैक्षिक दुनिया को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। महोदया आपने हमको बहुत कीमती समय दिया, अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, बहुत आभार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.